हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने डिसोल्यूशन का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। मैंने उसका इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें आपको बताया था कि सिंपल डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, दो टाइप का डिसोल्यूशन होता है। इंसॉल्वेंसी में भी हमारे पास तीन केस होते हैं, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट या ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। सिंपल डिसोल्यूशन मैंने आपको बताया था 4 से 5 अकाउंट बनते हैं, और यहाँ पे इंसॉल्वेंसी में भी 4 से 5 अकाउंट वो पहले वाले बनते हैं, प्लस में एक डेफिशिएंसी अकाउंट और बनता है। ठीक है, अब इन अकाउंट्स में सबसे पहला जो अकाउंट था वो क्या था? रियलाइजेशन अकाउंट। यही एक ऐसा अकाउंट है जो सिंपल डिसोल्यूशन में भी है, इंसॉल्वेंसी में भी है, और अगर डिसोल्यूशन चैप्टर में आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लिया तो बाकी चीजें कॉमन है। यानी पार्टनर्स कैपिटल आप पहले भी बना रहे थे वो सेम है, कैश अकाउंट आप पहले भी बना रहे थे वो भी सेम है। ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट बोल सकते हैं हम उसको। बैलेंस शीट यहाँ पे बनती नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लिया तो बाकी का डिसोल्यूशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको सिर्फ एक ये सिंगल अकाउंट सीखना है, इसके बाद आप डिसोल्यूशन क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। पहले मैं उसके लिए ना आपको बैलेंस शीट एक्सप्लेन करूंगी कि बैलेंस शीट से क्या क्या ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट से सबसे पहले तो देखो रियलाइज्ड का मतलब क्या है, पहले तो यही जानना पड़ेगा। रियलाइज्ड का मतलब है किसी भी चीज का वैल्यू निकाल लेना है। निकाल लेना मतलब अगर एसेट्स है उसका भी वैल्यू निकाल दो और लायबिलिटीज है उनका वैल्यू निकाल दो। एसेट्स का वैल्यू निकालना मतलब सोल्ड कर दिया, बेच दिया, और लायबिलिटीज का वैल्यू निकालना है मतलब पे कर दिया। निकाल दिया मतलब बिजनेस से ही खत्म करना है हमने उस चीज को, वो चीज को रियलाइज्ड कर लेना है। रियलाइज मतलब कैश में कन्वर्ट कर देना है, या जो भी उसका जीरो वैल्यू हो, जो भी उसका वैल्यू नील करता हो वो काम हमने कर देना है। अल्टीमेटली हमने उसका वैल्यू क्या कर देना है? नील। क्योंकि बिजनेस क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व का मतलब बिजनेस ही खत्म हो रहा है। अब अगर बिजनेस खत्म होगा तो एसेट्स और लायबिलिटीज रख के क्या करेंगे? जितनी भी हमारी एसेट्स होंगी उनको हम क्या कर देंगे? सोल्ड आउट कर देंगे, और जितनी भी हमारे बिजनेस में लायबिलिटीज होगी उन सबको हम पे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। देखो बैलेंस शीट में आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दी है। हर एसेट और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे करना है आपको मैं पहले इस फॉर्मेट से एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। क्लियर है? देखो एसेट साइड में क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कैश बैंक, डेटर, आरडीडी, बीआर, स्टॉक, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड जीएलएफ, सरेंडर वैल्यू। जितनी भी एसेट्स आपको बैलेंस शीट में गिवन है ये किस वैल्यू पे दी होंगी? बुक वैल्यू पे दी होंगी ना। जितनी भी एसेट्स आपको बैलेंस शीट में गिवन है वो सारी की सारी एसेट्स आपने ट्रांसफर कर देनी है टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारी एसेट्स को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर देना है? ट्रांसफर कर देना है। यहाँ पे जो ये गुडविल है, हम क्या सोचते हैं हमेशा गुडविल को एक अलग ट्रीटमेंट देते हैं ना, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ चैप्टर में। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, गुडविल को भी एक नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट करना है, और नॉर्मल एसेट की तरह इसको भी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ही करना है। ठीक है, इसके बाद कैश बैंक दिया है। अब कैश बैंक क्या है? कैश बैंक मतलब कोई ऐसा वैल्यू है कि जिसको मैं सेल करूंगी? नहीं, कैश बैंक कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसको सेल करके कुछ वैल्यू मिलेगा। तो कैश बैंक जो रियलाइजेशन है वहां पे ट्रांसफर नहीं होंगे, वहां पे सिर्फ वही एसेट्स ट्रांसफर होंगी जिनसे आपको कुछ पेमेंट मिलेगा। कैश बैंक तो ऑलरेडी पेमेंट ही है, इनको बेच के थोड़ी कुछ मिलने वाला है। फिर उसके बाद डेटर माइनस आरडीडी। अब आरडीडी के भी दो ट्रीटमेंट होंगे, या तो आप आरडीडी को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दो, ठीक है, और डेटर को विदाउट आरडीडी डेटर को डेबिट में लिख दो, या फिर क्या होगा? विद आरडीडी यानी आफ्टर डिडक्टिंग आरडीडी, आफ्टर डिडक्टिंग आरडीडी डेटर के वैल्यू को आपने कहाँ लिखना है? डेबिट में लिखना है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसका ट्रीटमेंट वही होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, या फिर आप इसको रियलाइजेशन के डेबिट में एक नॉर्मल एसेट की तरह भी ट्रीट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर जीएलएफ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है? पार्टनर्स जो है वो मिलके एक कंबाइन पॉलिसी खरीदते हैं। पार्टनर्स मिलके कंबाइन पॉलिसी खरीदते हैं जिसको हम बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है,
उस पॉलिसी के लिए हमारे पास दो चीज़ें दी होती हैं, या तो हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड दिया रहेगा या तो हमें उसका सरेंडर वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड क्या होता है, हमारा जो पॉलिसी है हमें उसका हर साल इंस्टॉलमेंट भरना होता है। अब मान लो किसी साल कंपनी को प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो वो इंस्टॉलमेंट तो ब्रीच हो जाएगा ना, तो वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट ना टूटे, हम लगातार इंस्टॉलमेंट भरते रहें, तो कंपनी में पार्टनर्स क्या करते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एक फंड बना लेते हैं। तो हर साल प्रॉफिट में से कुछ पार्ट पैसा निकाल के ये फंड में डालते रहते हैं, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कंपनी को लॉस होता है तो भी हम इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे। किस अकाउंट से, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड से। ठीक है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड एक जनरल रिजर्व की तरह ही है। सिर्फ जनरल रिजर्व क्या होता है, किसी भी काम के लिए आप यूज कर सकते हो, पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो पार्टनर्स का इंस्टॉलमेंट भरने के लिए ही यूज होगा बस। ठीक है, दूसरा उसका सरेंडर वैल्यू होता है। सरेंडर वैल्यू कौन सा वैल्यू होता है कि अगर इन केस आपने मेच्योरिटी से पहले, बिफोर मेच्योरिटी पीरियड, अगर आपने मेच्योरिटी से पहले अपना जो पॉलिसी है उसको रिडीम करवा ली है तो उस केस पे आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, आपका अगर मान लो 1 लाख का पॉलिसी था और आपने पहले मेच्योरिटी से पहले उसको रिडीम करवाया तो आपको 70,000 मिलेगा या 60,000 समथिंग, कुछ पेनल्टी के बाद मिलेगा, पूरा आपको 1 लाख नहीं मिलेगा। तो सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू होता है जो हम अगर कभी भी अपने पॉलिसी को मेच्योरिटी से पहले रिडीम करवाते हैं तो वो पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिलता है। ठीक है, अगर आपको एसेट साइड में सरेंडर वैल्यू दिया है तो इसे एज अ नॉर्मल एसेट क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, सिंपली एज अ नॉर्मल एसेट ट्रांसफर कर दो। एडजस्टमेंट में दिया है कि सरेंडर वैल्यू पेड या सरेंडर वैल्यू रिसीव्ड, तो फिर उसको हम आगे ट्रीट करेंगे, वो बताऊंगी रियलाइजेशन में कैसे करेंगे। ठीक है, एसेट साइड क्लियर हुआ। इसके बाद है लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड में क्या है, बैंक लोन दिया है, एक्स का लोन, एक्स की वाइफ का लोन, क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल्स एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, जैसे हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, वैसे ही हमने लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सारे लायबिलिटीज को आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, बैंक लोन भी ट्रांसफर होगा। अब देखो, एक्स का लोन भी दिया, एक्स की वाइफ का लोन भी लिया है। एक्स का लोन अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसके लिए आप पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओगे। क्यों? क्योंकि एक्स हमारा पार्टनर है। लेकिन एक्स की वाइफ का लोन दिया है तो एक्स की वाइफ का लोन जो है वो एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, उसके लिए अकाउंट नहीं बनेगा, वो ऐसे ही ट्रीट होगा जैसे आप क्रेडिटर को ट्रीट करोगे, जैसे बिल्स पेबल को ट्रीट करोगे। ठीक है, तो बैंक लोन, क्रेडिटर्स, एक्स की वाइफ का लोन, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बचा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक से एक्सेस मनी निकाला हुआ है तो ये आपका बैंक अकाउंट में जाएगा, ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ एक एक चीज कहाँ जाने वाली है। अगर आपको ये अभी नहीं याद हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशन अकाउंट बनाऊंगी मैं, यही डाटा को बेस लेके बनाऊंगी। ठीक है, आपको वहां अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक एक चीज की एक एक का मीनिंग क्या है वो बता रही हूँ। ठीक है, एक्स का लोन हमारे बिजनेस में ही, एक्स बिजनेस का पार्टनर है तो उसके पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा उसके लिए। एक्स की वाइफ एक एक्सटर्नल पार्टी है, वो हमारी कंपनी की मेंबर नहीं है तो उसका लोन भी एज अ बैंक लोन ही हमने ट्रीट करना है, जैसे बैंक लोन को ट्रीट करेंगे वैसे उसको ट्रीट करेंगे। क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, सेम। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ऐसा एक्स्ट्रा पैसा निकाला है तो वो हमारा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट हो तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएंगे, वो तो उसका रियलाइजेशन में कोई रोल नहीं है। जेएलएफ पॉलिसी फंड, ये भी एक नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह आपको उसको ट्रीट करना है। ठीक है, समझ में आया सारा ट्रांजेक्शन। अब इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं फटाफट। जी देखो, ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाया। सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वही डेबिट में जाएंगे, इनकम एंड गेन क्रेडिट में। अब देखते हैं जरा इसको एक बार। पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना, हमने एसेट्स को ट्रांसफर करना है, यानी हमारा स्टेप 1 क्या रहेगा, टू एसेट्स ट्रांसफर्ड। जितनी भी एसेट्स क्वेश्चन में दिया है वो सारी की सारी एसेट्स हमने क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है। ठीक है, यहाँ पे दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर दिया है, गुडविल दिया है,
मैंने आपको बताया था कि बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, कैश नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, कैश और बैंक हम क्या कर रहे हैं, बाकी सारी एसेट्स को कैश बैंक में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद है डेटर। डेटर में मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो डेटर का वैल्यू इधर दिया है 17,600 और 1600 का आरडीडी है, तो इधर कितना बना 16,000। तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप ये वैल्यू लेते हो तो आपको आरडीडी लिखना पड़ेगा इधर बाय आरडीडी, और अगर आप ये वैल्यू लेते हो डायरेक्ट 16 तो फिर आपको आरडीडी इधर नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद बीआर हो गया, देन स्टॉक हो गया, फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू हो गया। जितनी भी एसेट्स दी होंगी, एक्चुअल में आपको बैलेंस शीट में कभी भी सारी एसेट्स नहीं दी होती, 2-4 एसेट्स दी होती हैं। मैंने आपको यहाँ पे सारी एसेट्स और मेजोरिटी ऑफ लायबिलिटी क्यों लिख के दी है, ताकि आपको हर किसी का ट्रीटमेंट पता लग जाए कि ये आएगा तो कैसे करना है और वो आएगा तो कैसे करना है, ठीक है। आपने जितनी भी एसेट्स ट्रांसफर की है इन सब का टोटल वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देना है। ये क्या था आपका स्टेप नंबर 1। अब आता है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे सारी लायबिलिटीज को, यहाँ पे लिखेंगे बाय लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड, ठीक है। क्या क्या, एक तो आरडीडी था, मैंने बताया अगर आप डेटर का 17,600 वैल्यू लेते हो तो आपको आरडीडी लिखना पड़ेगा। इसके बाद फिर क्या है, बैंक लोन बाय बैंक लोन हो गया। इसके बाद क्या दिया है, एक्स का लोन, तो एक्स का लोन नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए तो अलग से पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा ना, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा इसके लिए। तो फिर दिया है एक्स की वाइफ का लोन, एक्स की वाइफ का लोन आएगा, एक्स का कोई भी रिलेटिव है, मतलब किसी भी XYZ किसी भी पार्टनर का कोई रिलेटिव है, कोई फादर मदर वाइफ, अगर किसी से भी हमने लोन लिया है तो वो लोन हमें ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे हम बैंक लोन को ट्रीट करते हैं। उसके बाद हमें क्या दिए, बाय क्रेडिटर दिए हैं, बाय बिल्स पेबल दिया है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट भी नहीं आएगा, ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में ही बताई थी, ठीक है, अभी जस्ट जो हमने स्टार्टिंग में किया था वीडियो के, और यहाँ पे भी मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, उनका रियलाइजेशन में कोई रोल नहीं है। एंड देन JLF फंड भी लिखेंगे, JLF फंड, ठीक है। इन केस मान लो आपको यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया होता, सपोज यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया होता, उसका क्या ट्रीटमेंट करते, उसका भी आपके पास वही ऑप्शन है, या तो आप यहाँ लिख दो बाय जनरल रिजर्व, या फिर डायरेक्ट आप उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। दोनों में से जो भी सही है, जो भी आपको सही लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ बाय जनरल रिजर्व, क्लियर है, ठीक है। अब ये स्टेप 2 हो गया। अब देखो स्टेप 3 क्या है। अब इसके बाद है हमारा स्टेप 3। हमने क्या करना है, अपने बिजनेस को क्लोज करना है। बिजनेस बंद कब होगा, जब सारी एसेट्स सोल्ड हो जाएंगी और सारी लायबिलिटीज पे हो जाएगी। अब हमने ये 2 काम करने हैं, एसेट्स बेचनी और लायबिलिटी पे करना है। पहले कौन सा करना पड़ेगा, नॉर्मल है, पहले एसेट सोल्ड करेंगे तो ही तो लायबिलिटी पे करने के लिए पैसा आएगा ना। तो हमारा स्टेप 3 है एसेट्स को सोल्ड करना है, और स्टेप 4 है लायबिलिटीज को पे करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये स्टेप नंबर 3। क्या करना है, बाय एसेट्स सोल्ड लिख दो या बाय एसेट्स रियलाइज्ड लिख दो, ठीक है। जब आपने एसेट ट्रांसफर किया था तो आपने इनको ट्रांसफर किया था बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि जो वैल्यू इनका बैलेंस शीट में गिवन था आपने वो वैल्यू लिखा था। लायबिलिटीज भी ट्रांसफर की थी, वो भी बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू अगेन बैलेंस शीट वैल्यू, ठीक है। एसेट्स रियलाइज्ड में आपने वो वैल्यू लिखना है जो एग्रीड है। एग्रीड का मतलब जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, आपको वो वैल्यू लिखना है, ठीक है। ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का, जिस भी एसेट का जो भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यूज आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट खरीद लिए तो यहाँ पे लिख दो बाय पार्टनर्स कैपिटल, और जो एसेट उसने ली है यहाँ पे लिख दो एसेट्स टेकन। जो भी एसेट ली है, एक पार्टनर ने लिया है, 2 ने लिए तो 2 का नाम, 3 ने लिए तो 3 का नाम, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप 3। अब इसके बाद हमारा स्टेप 4 क्या है कि हमने क्या करना है, लायबिलिटीज पे करनी है, ठीक है। लायबिलिटीज पे करेंगे, यहाँ पे दिया है बैंक लोन, एक्स की वाइफ का लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, JLF फंड, जनरल रिजर्व। जो जो लायबिलिटी हमने पे की है वो सब हमने यहाँ पे लिख देनी है। सपोज हमने बैंक लोन पे किया है, ठीक है, एक्स की वाइफ का लोन पे किया है, जो जो पे किया है वो सब हमने यहाँ पे लिख देना है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जो RDD है ये हमारा खुद का रिजर्व था, ठीक है।
JLF फंड ये हमारा रिजर्व था, जनरल रिजर्व भी एक रिजर्व है, इनका कोई भी वैल्यू पे नहीं होता है, ये हमारे खुद के इकट्ठे किए हुए पैसे हैं। कई सालों से हम प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट कर रहे थे तो ये बल्क में अमाउंट क्रिएट हुआ है, तो इनका कोई पेमेंट नहीं होता। ये JLF फंड, जनरल रिजर्व और RDD इनका कोई भी पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। स्टेप 1 क्या था? एसेट ट्रांसफर, देन लाइबिलिटी ट्रांसफर, देन एसेट सोल्ड एंड देन लाइबिलिटीज पेड। अब हो गया। अब हमने क्या करना है? डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालना है। हमने पढ़ा था कि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस। तो अगर ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एसेट्स बेचने से ज्यादा पैसा मिला और लाइबिलिटीज का पेमेंट कम करना पड़ा है, तभी तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा ना। क्रेडिट का टोटल ज्यादा कब होगा? जब एसेट्स से ज्यादा पैसा मिला होगा। तो अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? लाइबिलिटीज का पेमेंट ज्यादा करना पड़ा है, तो इधर लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये होता है आपका स्टेप नंबर 5। ठीक है, क्लियर हुआ रियलाइजेशन अकाउंट? स्टेप 1 रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है? स्टेप 1 एसेट्स ट्रांसफर, स्टेप 2 लाइबिलिटीज ट्रांसफर, स्टेप 3 एसेट सोल्ड, स्टेप 4 लाइबिलिटीज पेड एंड स्टेप 5 डिफरेंस। अब यहाँ पे 2 मेजर पॉइंट आते हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। पहला क्या है? अगर किसी एसेट का सेल वैल्यू हमें एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, यानी कोई एसेट कितने में बिकी हमें एडजस्टमेंट में उसके बारे में कुछ नहीं बताया है, इसका मतलब वो एसेट सेल ही नहीं हुई है, उसका वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्नीचर दिया है और हमें नहीं बता रखा कि फर्नीचर कितने में बिका, एडजस्टमेंट में इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इसका मतलब क्या है? कि फर्नीचर शायद बिका ही नहीं है, उसका वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो उस केस में उसे हम ट्रांसफर तो करेंगे, यहां तो मैं लिखूंगी फर्नीचर, पर क्रेडिट में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि उसके बदले मुझे कोई पैसे नहीं मिले। ठीक है, पर इन केस हमें अगर कोई लायबिलिटी है उसके बारे में एडजस्टमेंट साइलेंट है। साइलेंट का मतलब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में एडजस्टमेंट साइलेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लायबिलिटी पे नहीं करनी, उल्टा इसका मतलब है कि लायबिलिटी हमें वो फुल अमाउंट पे करना है। सही, अगर हमें एडजस्टमेंट में क्रेडिटर का वैल्यू नहीं दिया, यानी क्रेडिटर के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पे नहीं करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो क्रेडिटर का रियल वैल्यू है, जो उसका वैल्यू यहाँ है, वही सेम वैल्यू का पेमेंट हमने किया है। 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं मिला, 1 रुपया भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट एसेट के लिए साइलेंट है तो मान लेना वो एसेट हमारी नहीं बिकी, उसका वैल्यू 0 है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट लायबिलिटी के लिए साइलेंट है तो हम कभी ये नहीं मानेंगे कि लायबिलिटी 0 हो गई। कोई भी क्रेडिटर अपना पैसा छोड़ के नहीं जाएगा, बैंक वाले कभी भी अपना पैसा छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमें ये अज्यूम कर लेना है सिंपली कि हमारा जो वो लायबिलिटी है उसका फुल पेमेंट किया है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार पूरा स्क्रीन ये प्रेजेंट करती हूँ और क्रक्स देखो जरा इसका, ये देखो जरा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का रूल एप्लीकेबल होता है। हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का हम 5 स्टेप्स में रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। स्टेप 1 एसेट्स ट्रांसफर करनी है, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है सेम वैल्यू पे एसेट्स को ट्रांसफर करो। स्टेप 2 लायबिलिटीज ट्रांसफर करना है, जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिया है सेम वैल्यू पे लायबिलिटीज ट्रांसफर करो। स्टेप 3 एसेट्स को सोल्ड कर दो, जो भी वैल्यू हमें एडजस्टमेंट में गिवन होगा उसी वैल्यू पे हमने एसेट्स को सोल्ड कर देना है। अगर एसेट किसी पार्टनर ने ले लिया है तो वो एसेट पार्टनर का नाम लिखना है और एसेट टेकन ओवर लिख देना है। ठीक है, स्टेप 4 क्या है? हमें लायबिलिटीज पे करनी है। यहाँ पे भी एक केस है कि अगर वो पर्टिकुलर लायबिलिटी किसी पार्टनर ने ले लिया है तो वहां पे भी हमने उसका नाम लिख देना है। यहाँ पे हम लिख देना है टू पार्टनर्स कैपिटल और ब्रैकेट में लिख दो कि लायबिलिटी टेकन। क्रेडिट में हम लिख रहे थे एसेट टेकन और यहाँ पे लिख रहे हैं लायबिलिटी टेकन। ठीक है, स्टेप 4 क्या था? लायबिलिटीज पे किया है, किसी पार्टनर ने पे किया है तो उसका नाम लिखो, हमने पे किया है तो टू कैश बैंक जैसा भी है वो लिखो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है? बोथ साइड का डिफरेंस लेते हैं। क्रेडिट साइड का ज्यादा होगा तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो लॉस आएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, जब हम लायबिलिटीज को पे करते हैं तो हमें लायबिलिटीज के साथ में एक चीज और पे करनी होती है जिसका नाम होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये कंपलसरी खर्चा है, ठीक है। अब देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या फिर लिक्विडेटर्स फीस, ये तीनों ही चीजें सेम है। लिक्विडेटर एक वो पर्सन होता है जिसको मैं डिसोल्यूशन के टाइम पे हायर करती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ मेरी एसेट्स होल्ड करो, लायबिलिटीज पे करो, मतलब सारा जो क्लियरेंस है वो आप करो। वो पर्सन उस काम के बदले मुझसे कुछ फीस चार्ज करता है, उसी फीस को हम लिक्विडेटर फीस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। जब भी हमें एसेट्स बेचने के बाद पैसा मिलेगा तो सबसे पहले हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ही पे करना है, ठीक है। इनका सीक्वेंस होता है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम क्या पे करते हैं, सबसे पहले हम आउटसाइड लायबिलिटी पे करते हैं, ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटी के बाद या पहले ही हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करना है, क्योंकि ये कंपलसरी खर्चा है। आप इसको स्टेप नंबर 1 पे रखोगे तो भी चलेगा, स्टेप 2 पे रखोगे तो भी चलेगा, पर ये 2 स्टेप से ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें किसका लोन पे करना है, अगर कुछ कंपनी का लोन है, एक्स का लोन है, किसी पार्टनर का लोन है, वो पे करना है, जो बिजनेस के अंदर का पैसा है। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो वो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद अगर मतलब आपको रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ डाउट रहता है, वैसे तो मैंने ट्राई किया है, पहले मैंने बैलेंस शीट में एक एक चीज़ को बताया, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में इसको कैसे ट्रीट करना है वो बताया। बट इन केस फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी कुछ मतलब कुछ तो चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि हमें इस वे से समझाओ, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो भी मैं उसका वीडियो बना दूंगी, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच।